वेलकम, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर दिनांक 17 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। उससे पहले एसीएफ और पटवार एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्र जो हैं अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। खासकर पटवार तो 10 जनवरी से ही शुरू होने वाला है और एसीएफ भी फरवरी माह में है। तो दोनों के लिए ही करंट अफेयर्स अवेलेबल है आपके आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। एसीएफ के बहुत से कोर्सेज भी वहां अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 69 के साथ। पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दो आपके आवास योजना के जो है पहलू है, एक ग्रामीण और दूसरा शहरी। तो ग्रामीण जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके क्रियान्वयन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश भर के प्रथम जिले के रूप में किस जिले का चयन किया गया है राजस्थान के? तो नाम होगा राजसमंद। तो राजस्थान का राजसमंद जिला पिछले 3 वर्षों में सबसे टॉप पर है परसेंटेज के आधार पर क्रियान्वयन में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 वर्षों में 10,289 जो आवास का लक्ष्य दिया गया था, उसमें से 10,079 आवास का निर्माण पूरा करके 98.07% जो है इन्होंने प्रगति की है और राष्ट्रीय स्तर पर दिसंबर 2020 में पहले स्थान पर आ गए। तो राजसमंद जिला जो है पहले स्थान पर आया है और पिछले 5 माह से जो है ये प्रथम स्थान पर है। राजसमंद जिले के अतिरिक्त देश के प्रथम 100 जिले अगर हम बात करें, उनमें बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, पाली, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और जालोर शामिल है। मतलब पूरे देश भर के 100 टॉप जिलों में सीधे सीधे ये जो जिले हैं राजस्थान से संबंधित है। इनमें भी बूंदी 12वें पर, दौसा 13वें पर, डूंगरपुर 16वें पर और सवाई माधोपुर 24वें स्थान पर है। अर्थात टॉप 25 में 5 जिले सीधे सीधे राजस्थान के हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से राजस्थान में इस योजना के क्रियान्वयन का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, योजना के लिए 1 अप्रैल 2016 से शुरुआत हुई थी और 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश भर के 669 जिलों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। राज्य में प्रथम फेज में 6.87 लाख आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 6.70 लाख आवास बना दिए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष जो स्वीकृत आवास थे उनमें से 65.35% पूरे हो गए। हालांकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा इसमें देरी आई, लेकिन इसके बावजूद इस लक्ष्य को हासिल करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, कोविड-19 के बाद में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को संबल देने के लिए, सहायता करने के लिए भारत सरकार ने एक बैंक के साथ $100 करोड़ का कर्ज किया है और वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी को जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, ब्रिक्स देशों का बैंक भी कहा जाता है और इसी के साथ $100 करोड़ के कर्ज का समझौता किया गया है। पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं में निवेश हेतु। देखिए, लगातार जो कोविड-19 के प्रभाव हैं, उनका सबसे बड़ा जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में मिलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा जो शहरों में कार्यरत थे, वे अब जो है शहरों को छोड़ कर के बेरोजगार होकर के गाँव में आ गए हैं और ऐसे में ये आवश्यकता है कि ग्रामीण इलाकों में आय के साधन सुरक्षित किए जाएँ, ताकि एक ग्रामीण आधारभूत टिकाऊ संरचना का विकास हम कर सकें। तो इसके लिए 2 चीजें, एक तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट है और दूसरा मनरेगा। इन दोनों को ही मजबूत बनाने का प्रयास इसमें होगा। इससे मांग बढ़ेगी, क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उससे डेफिनेटली मांग भी बढ़ती है और उसके साथ आर्थिक रिकवरी भी तेज होगी। अगर एनडीबी की मैं बात करूं तो एनडीबी जो है ये 15 जुलाई 2014 को गठित किया गया था। ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है इन चारों देशों की सरकारों के जो मध्य समझौता हुआ, उसके बाद एक अलग से बैंक का इस्तेमाल किया गया जो विकासशील देशों के संसाधनों के इस्तेमाल के लिए उनको पूंजी उपलब्ध कराता है, जिसके जरिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा सके और बाकी प्रोजेक्ट्स को भी जो है एक सपोर्ट किया जा सके। एनडीबी ने $100 का कर्ज जो है वो 30 साल के लिए दिया है और 5 साल का ग्रेस पीरियड अर्थात मैक्सिमम 35 साल तक इसे चुकाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें एनडीबी के संगठन की, तो एनडीबी में 5 जो देश हैं, इनके जो शेयर्स हैं वो 50% तो अलोकेट हो चुके हैं और 50% को रखा गया। मतलब टोटल 10 लाख शेयर में से 5 लाख शेयर जो हैं वो 1-1 लाख के रूप में सभी देशों को डिवाइड कर दिए गए हैं। टोटल जो पैसे हैं वो है $100 बिलियन, ये बिलियन है, ठीक है, $100 बिलियन है
और सभी जो 5 देश हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो भी बराबर है, मतलब वोटिंग राइट्स भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है। इसका मुख्यालय शंघाई में है, चाइना में, और इसका पहला रीजनल सेंटर हाल ही में अफ्रीका में जो है खोला गया है। तो मान के चलिए कि बाकी बैंकों की तरह, जैसे कि आपका एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है उसमें जापान की प्रभुसत्ता है। अगर हम आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इनमें अमेरिका की जो है पहुंच बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो यहाँ पर किसी एक देश को सर्वोच्च न बनाकर सबको बराबर रखने का प्रयास किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक इस्पात उत्पादन संस्थान को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पूर्व में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और जिसे बाद में 1972 में बदलकर कंपनी के रूप में सेल बना दिया गया, उसी को इस साल का प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। लगातार 2 वर्षों से उस पुरस्कार को इन्होंने जीता है और इन्होंने जो इस्पात निर्माण है उसमें पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग किया है। तो चूंकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन वर्तमान के मुख्य मुद्दे हैं, उसी चीज को लेकर के पर्यावरण संबंधी ऐसी तकनीकें जो कि इस्पात के उत्पादन से लेकर के इसके निर्माण और बाकी सभी गतिविधियों में होती है, उन सभी चीजों को ये जो है सेल द्वारा मैनेज किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये भी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कंपनियों को बेहतरीन जो एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पुरस्कार देना इसीलिए किया जाता है ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें कंपनी की, तो तीव्र औद्योगिकीकरण को प्राप्त करने के लिए इस्पात आधारित उद्योग बहुत आवश्यक थे और इसी क्रम में 19 जनवरी 1954 को हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। बाद में 1973 में संसद ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में कंपनी का गठन किया और वर्तमान में अगर हम बात करें तो सेल जो है इसके 5 तो संयंत्र सीधे सीधे इंटीग्रेटेड है, जिनमें भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड और बर्नपुर पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। वहीं पर 3 इसके विशेष इस्पात संयंत्र जिनमें सेलम तमिलनाडु में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपके 8 संयंत्रों को धारण करता है सेल। अब देखो ऐसे आप कभी सेल को नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन इस माध्यम से हमने सेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली तो हम आसानी से इसके आंसर्स दे सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए नागरिक केंद्रित सुधारों को लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? आंसर होगा बी, 15 फरवरी 2021। तो दोस्तों हाल ही में देश में जो कोविड-19 के बाद जो इफेक्ट हैं उनको रोकने के लिए और जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 4 ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिनमें से किसी भी एक को पूरा करने पर जो ऋण सीमा है उसको बढ़ाने की बात कही थी। दरअसल कोविड-19 के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य जो हैं उनकी ऋण सीमा को, उनका जो जीएसडीपी है अर्थात ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 2% तक बढ़ाया जाएगा। इसमें से आधा अर्थात 1% तो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया और 1% को जोड़ दिया उनके प्रदर्शन से, अर्थात बचा हुआ जो 1% है वो तभी बढ़ेगा जब राज्य द्वारा किन्हीं भी 4 जो इनमें लक्ष्य निर्धारित किए गए उनमें से किसी एक लक्ष्य की पूर्ति की जाए। तो जैसा कि आपने देखा था अभी 9 राज्यों की सीमाएं बढ़ाई गई थी, तो मैं थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में। 4 लक्ष्य हैं। पहला तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली का क्रियान्वयन, जिस राज्य ने कर दिया उसको इस 1% का लाभ मिलेगा। कारोबारी सुगमता सुधार, जो आपका बिजनेस के लिए जो सुगमता है, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि लगातार सरकार के प्रयास है कि लोगों को नए रोजगार खोलने में सुविधा हो, उसमें अगर सुधार किया जाता है उसको लेकर के, ठीक है। तीसरा, शहरी स्थानीय निकायों की उपयोगिता में सुधार करना, मतलब उनको और अधिक मजबूत करना। और चौथा, जो विद्युत क्षेत्र है जिसको सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, उसमें सुधार। अगर इन चारों में से कोई भी एक लक्ष्य की पूरी प्राप्ति की जाए तो 1% का यहाँ पर जीएसडीपी का ऋण सीमा है वो मिल जाएगी राज्यों को। तो सुधार करने वाले राज्यों को 2 लाभ है। पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरे लाभ में क्या है? दूसरे लाभ में ऐसे राज्य जो 4 में से 3 लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे उनको 2000 करोड़ रुपए की अलग से राशि भी जो है दी जाएगी। तो ये चीजें इसमें सम्मिलित है। चलिए, हाल ही में आईपीपीबी व डाक विभाग द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पेमेंट ऐप का नाम
क्या रखा गया है? तो दोस्तों आईपीपीबी अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग दोनों ने मिलकर के डाक पे नामक एक नई डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च की है, जो ना केवल आपको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराएगी बल्कि इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट और आईपीपीबी की सभी सुविधाओं का भी लाभ दे पाएगी जो बैंकिंग से जुड़ी है। तो डाक पे केवल एक डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है बल्कि डाक विभाग का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से इंडिया पोस्ट और आईपीपीबी दोनों के ही डिजिटल फाइनेंशियल और जो असिस्टेंट बैंकिंग सर्विसेज है उनका कंप्लीट एक पैकेज है। मतलब आप चाहे आपका मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप दुकानदारों को भुगतान करना चाहें, बायोमेट्रिक माध्यम से आप नगद रहित व्यवस्था जो है उसको आप सक्षम करना चाहें, इंटर बैंकिंग सेवाएं अगर आप लेना चाहते हैं या बिलों के भुगतान जैसे सभी काम आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। अगर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करूं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को संचार मंत्रालय ने डाक विभाग के तहत स्थापित किया है। 100% इसमें हिस्सेदारी भारत की सरकार की ही है और 1 सितंबर 2018 को इसे शुरू किया गया था। इसको जब लाइसेंस मिला रिजर्व बैंक से तब। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दरअसल हमारे जो 1,55,000 से ज्यादा डाकघर हैं, जिनमें से 1,35,000 ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनका लाभ उठाना चाहता है और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना चाहता है हर एक व्यक्ति तक। पेमेंट बैंक की कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो पेमेंट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक नया मॉडल है जिसे 2014 में जो नचिकेता मोर की अध्यक्षता में गठित कमेटी थी उसकी रिपोर्ट पर स्थापित किया गया है। इन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक या जो अनुसूचित बैंक है उनसे अलग रखा गया है। ये बैंक प्रतिबंधित जमा या रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स को लेते हैं, मतलब ये चालू खाता खोल सकते हैं या बचत खाता, लेकिन 1 लाख रुपए मैक्सिमम जमा इनमें की जा सकती है। इसके अलावा इनको किसी तरह का ऋण देने और क्रेडिट कार्ड जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, तो लोन फैसिलिटी ये नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं और ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग भी दे सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, लोन नहीं दे सकते। पहला पेमेंट बैंक भारतीय एयरटेल ने मार्च 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से शुरू किया था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है पेमेंट बैंक के कंसेप्ट पर। देश भर में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ाने के प्रयास और इसी क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा 30 गीगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया गया हाल ही में गुजरात में। दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में इस 30 गीगावाट वाले नवीकरणीय पार्क की स्थापना की जाएगी जो सबसे बड़ा पार्क होगा दुनिया का। वर्तमान में भड़ला सोलर पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस पार्क का शिलान्यास किया। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इसमें आपके सोलर और विंड दोनों एनर्जी को एक साथ इंटीग्रेटेड किया जाता है और एक स्थान से इन दोनों का उत्पादन किया जाता है। तो चूंकि 2030 तक हम चाहते हैं कि 450 गीगावाट बिजली हम केवल नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करें, उसी लक्ष्य में हमने 30 गीगावाट का ये पार्क स्थापित किया है। इसके साथ ही पार्क से रोजगार भी मिलेगा, ट्रांसमिशन कॉरिडोर स्थापित होंगे और एक ऐसा पार्क होगा जिसके अलग अलग सेक्शंस बनाए जाएंगे और उन सेक्शंस में मान लीजिए यहाँ पर आप सोलर के लिए रखते हो, यहाँ आप विंड के लिए रखते हो, इस तरह से अलग अलग सेक्शंस होंगे। ठीक है, तो वहाँ की जो कच्छ के रण की जो भूमि अनुपयोगी है उस भूमि का उपयोग करके और बिजली की लागत में कमी आएगी, रोजगार सृजन होंगे, ट्रांसमिशन का बेसिक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और कॉरिडोर्स बनने से एक फायदा ही फायदा जो है आने वाले समय में हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लगातार जो जल की मांग जल की जो उपलब्धता है उसकी कमी जो हो रही है उसी को देखते हुए अब ऐसी जल रोधी किस्मों का विकास किया जा रहा है जो आने वाले समय में खाद्य उत्पादन को पूरा कर सके। इसी क्रम में WH 1270 नामक एक नई किस्म विकसित की गई है जो गेहूं की नई किस्म है और इसे बनाया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। तो एक विशेष किस्म है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये पैदावार भी ज्यादा देगी और इस गेहूं से बनने वाली आटे की चपातियां भी खाने में स्वादिष्ट होगी। दरअसल वर्तमान में जो है 1 हेक्टेयर अर्थात जिसको हम 4 बीघा बोलते हैं, ठीक है, देखो आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ। 1 हेक्टेयर का मतलब राजस्थान जैसे क्षेत्र में 4 बीघा होता है और अगर मैं बात करूं 1 एकड़ की तो 1 एकड़ में होता है 1.6 बीघा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 हेक्टेयर की तो स्क्वायर मीटर में हम बात करेंगे इसको, स्क्वायर मीटर में हम इसको लिखते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद होने चाहिए, खेती के बारे में भी जानो थोड़ा सा। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है और 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। 1 बीघा में 20 बसवा होते हैं, 20 बसवा बोला जाता है उनको, बिस्वा या बसवा। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें उपयोग की जाती है।
तो ये आपके कुछ आंकड़े। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, 1 बीघा में 15 क्विंटल के करीब मैक्सिमम क्षमता है। लेकिन ये जो गेहूँ है ये अधिकतम 90 क्विंटल, ठीक है? 90 क्विंटल 1 हेक्टेयर में, मतलब सीधा-सीधा आप देख सकते हैं कि 22 से 23 क्विंटल अगर आदर्श स्थितियों में दिया जाए तो उत्पादन बढ़ेगा, मतलब 20 से 30% उत्पादन में वृद्धि होगी। ये उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के लिए है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कठुआ व जम्मू जिला, हिमाचल प्रदेश आदि देशों में, आदि जो क्षेत्र है राज्यों के, उनमें ये उगाई जा सकती है। इसमें कुछ विशेष जो बातें हैं वो ये है कि ये कुछ बीमारियां जैसे कि पीला रतुआ और भूरा रतुआ इनके प्रति रोगरोधी है। अब याद रखना कि ये दोनों बीमारियां गेहूं की है। इसके अलावा गेहूं की और भी बीमारियां जैसे कि पत्ता अंगमारी, सफेद चूर्णी और पत्तियों की कांगियारी, ये 3 बीमारियां जो है इनके प्रति भी ये रोगरोधी है। 155 दिन मतलब लगभग 5 महीने में ये पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत ऊंचाई भी 100 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब अगर आपको इसकी बुआई करनी है तो अक्टूबर में शुरुआत में ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर मार्च तक इसकी कटाई, मार्च के एंड में अप्रैल में इसकी कटाई हो सकती है। तो एक बेहतर किस्म के रूप में इसको विकसित किया है। हाल ही में अगर राजस्थान में बात करें तो जो लेटेस्ट किस्म है वो है 4238, ठीक है, जो आपके जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। और इस साल मैंने भी इसी फसल पर जो है जैविक खेती के प्रयोग करने शुरू किए हैं। हालांकि रिजल्ट क्या होंगे ये मैं आपको मार्च के बाद ही बता पाऊंगा। चलिए, तो ये था बेसिक्स जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, और इसी तरह की कुछ जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। दोस्तों, अगर अच्छी चीज़ लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ-साथ विज़िट करें हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन, जो कि फुल पैकेज है आपके लिए बेहतरीन मटेरियल का। तो चलिए, मैं विदा लेता हूँ आपसे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।